कैसे हो डियर? आज हम प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी के माध्यम से यूपीएससी 2023 को ध्यान में रखते हुए आज मैं वैदिक सभ्यता पर बात करूंगा कि किस तरीके से इसमें प्री एग्जाम के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बाद में चल के इसी में से मुख्य परीक्षा में जीएस में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। तो सबसे पहले मैं आपको वैदिक सभ्यता की बात करने जा रहा हूँ। वैदिक सभ्यता की यदि हम बात करेंगे तो आपने देखा है इसका जो टाइम पीरियड है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। ओके और पूरी वैदिक सभ्यता को हमने 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में डिवाइड किया। अब वैदिक सभ्यता की यदि हम बात करें तो इसमें 4 वेदों की बात की गई है। 4 वेद में मैंने सबसे पहले ऋग्वेद का जिक्र किया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कैसा वेद है? सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र भी यहीं से लिया गया है। ये पीटी का प्रश्न हो सकता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, तो आप किस पर टिक करोगे? ऋग्वेद पर। डू यू अंडरस्टैंड? दूसरा है सामवेद। सामवेद गायन के लिए है, जिसमें आपने देखा होगा सा रे गामा पादा नीसा, इसी से जिक्र हुआ है। तीसरा है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना भूत पिशाच की बात की गई है। और चौथा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ करने का प्रावधान है। इस तरीके से वैदिक सभ्यता में 4 प्रकार के वेदों का जिक्र देखने को मिलता है। वहीं यदि हम बात करें तो इसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। कितने वर्णों की? 4 वर्णों की। और चारों वर्ण मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा। मैंने ये एक्सप्लेन किया है बोर्ड पर। एक तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण की पहचान मुख से है। दूसरा क्षत्रिय है, क्षत्रिय की पहचान भुजा से है। तीसरा वैश्य है, जिसकी पहचान किससे है? थाई से। ये उत्पादन के लिए जाना जाता है, कलेक्शन के लिए जाना जाता है। और क्षत्रिय क्षेत्र का विस्तार करता है। ये प्री का क्वेश्चन हो सकता है। चौथा कौन है? शूद्र, जिसकी पहचान पैर से है और ये ऊपर के इन तीनों वर्णों की सेवा करता है। ठीक है, तो मैंने 4 वेद की बात बताई आपको और 4 वर्ण का मैंने जिक्र आपके सामने किया है। इसके बाद में क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से बनेंगे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। वैदिक एज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। पहला है ऋग्वैदिक एज, जिसका कार्यकाल है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी। ओके, और हम ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे। ये नॉन डेवलप्ड व्यवस्था है। ऋग्वैदिक काल में लोग गुजर बसर का जीवन यापन करते हैं, क्योंकि इस युग में लोहे की उत्पत्ति नहीं हुई है। लोग घुमंतु जीवन यापन करते हैं और इनकी अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो पशुपालन आधारित समाज है, डिपेंडेंट ऑन एनिमल हस्बेंड्री। ओके, ऐसी सिचुएशन में ये देखने को मिला कि ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था में लोगों का डेवलप देखने को नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर महिलाओं का रिस्पेक्ट बहुत है, यज्ञ में पार्टिसिपेट करती हैं महिलाएं। और जैसे ही सेकंड प्रोसेस में उत्तर वैदिक काल में हम जाते हैं, लेटर वैदिक एज की बात करते हैं, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी। यहाँ कमाल हो गया गजब का। क्या? क्योंकि जैसे ही लेटर वैदिक एज में हम आए, यहाँ पर लोहे की उत्पत्ति हो गई। लोहा यहाँ पर पाया गया है और लोहे की उत्पत्ति, ये प्रश्न पूछा गया है, कई बार प्रश्न पूछने की संभावना बनी है कि लोहा सबसे पहले कहाँ से हमको मिला है। तो एटा में, उत्तर प्रदेश के एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। कौन सा? अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा से हमको लोहा मिला है। डियर, इस काल में लोहे के आ जाने से एग्रीकल्चर में बड़ा चेंजिंग देखने को मिला। जंगलों को काटा गया, जमीन को चीरा गया। जो लोग अस्थाई जीवन जीते थे, जो स्टेबल परफॉर्मेंस में नहीं थे, यहाँ पर आते ही आते कृषि होना शुरू हो गया और कृषि के साथ साथ इन लोगों का जीवन स्थायी
हो गया। ये लोग स्थायी जीवन यापन करने लगे, गांव बने, शहर बने, जन बने, जनपद बने, और धीरे धीरे यहाँ ये देखने को मिला है कि 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हो गई। कितने? 16 महाजनपदों में मैं आपको नाम बताऊंगा, जिसमें एक जनपद है जो सबसे आगे निकल गया, महाजनपद मगध। कौन सा? मगध। जैसे काशी, कौशल, अंग, मगध, बज्जी, मल्ली, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, सूरसेन, जिसमें एक मगध महाजनपद आगे निकल गया। मगध का आगे निकलने के पीछे बड़ा रीजन है कि इसे नेचुरल योगदान है, नेचुरल सपोर्ट है। ये राजगीर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जंगलों से युद्ध करने के लिए हमको हाथी प्राप्त हो गई। ऐसी कंडीशन में ये देखा गया कि मगध महाजनपद सबसे आगे निकल गया। मगध में कंसेप्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, राइटिंग स्किल के लिए या मुख्य परीक्षा के लिए ये क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बाकी प्री के क्वेश्चंस इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। किससे? वैदिक सभ्यता से। वैदिक सभ्यता में डियर, आज मैंने आपको प्री परीक्षा के हिसाब से वैदिक सभ्यता को बताया, और ऐसी सिचुएशन में ये देखने को मिलता है कि यहाँ से यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में लगभग 2 सवाल हमको मिल जाते हैं। तो आप ये सब क्वेश्चंस बनाने का काम करोगे या नहीं करोगे? यस सर। तो प्रतिष्ठा IAS एकेडमी के छात्रों से मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे लेक्चर को आपने ये फॉलो किया होगा, किया है ना? तो आप आगे लेक्चर लेने के लिए, क्योंकि अगला लेक्चर मेरा मगध पर मिलेगा आपको, ठीक है, मगध क्यों आगे निकल गया, उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी मिलेगी, ठीक है। तो मेरे लेक्चर को आगे इसी तरीके से आपको मिलता रहे। प्रतिष्ठा IAS एकेडमी का जो चैनल है यूट्यूब पर, उसे आप सब लोग आज ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी अगली वीडियो आपको सिस्टमेटिक तरीके से मिलती रहें। तो हम मिलते हैं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आज ही अभी कर लें, जिससे आप यूपीएससी की परीक्षा को या स्टेट पीसीएस के एग्जाम को ईजिली गोइंग ऑन निकाल सकें। तो मैंने ये चार्ट के साथ आपको पूरा वैदिक सभ्यता आज समझा दिया। यदि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चंस करना है तो आप मेरे कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में जाएंगे, कमेंट लिखेंगे, उसका आंसर हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अभी क्लास के बच्चों को पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने पूरी वैदिक सभ्यता को अच्छे तरीके से फॉलो किया होगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? थैंक यू।